हेलो डेव। नेक्स्ट.जेएस के अगले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। पिछले एपिसोड में एक्चुअली हमने बात किया था रिएक्ट के ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स, जो रिएक्ट का अपना जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट.जेएस के पेज प्री रेंडरिंग के बारे में। बेसिकली नेक्स्ट.जेएस जो है वो पूरा का पूरा पेज सर्वर साइड में रेंडर करता है, और सर्वर साइड में रेंडर करता है तो उसका बेनिफिट क्या है और वो कैसे रेंडर करता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने नेक्स्ट.जेएस के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा। एक्चुअली नेक्स्ट.जेएस में हमारा एक पेज बना हुआ है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे। हमने एक रिक्वेस्ट भेजा पर्टिकुलर पेज के लिए, तो एक XYZ पेज का जो है हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजा और अगर वो डेटा पे डिपेंडेंट है, बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा डेटा जो है किसी जेसन से या एपीआई से रिलेटेड है, एपीआई पे उसकी डिपेंडेंसी है, तो उस केस में क्या होगा कि ये क्या करेगा कि सबसे पहले वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर को ये चीज़ें अगर पता रहेंगी, सर्वर को ये चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो जो है वो डेटा पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे कुछ उसको डेटा चाहिए, XYZ कुछ डेटा है और वो डेटा उस पेज पे रिक्वायर्ड है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले वहीं पे सर्वर पे ही उस डेटा का रिक्वेस्ट जो है वो डेटाबेस को भेजेगा। ठीक है, और डेटा को वहाँ पर वो फैच करेगा और देन उसके बाद से पेज को वहाँ पर रेंडर करेगा। पूरा का पूरा वहाँ पे उसने उसका बंडल बना लिया। बंडल बनाने के बाद से वो क्या करता है, पेज को रेंडर करने के बाद से वो आपको ब्राउज़र पे दे देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका वेटिंग टाइम जो था, अगर पेज आपका डेटा पे डिपेंडेंट है तो उस केस में यहाँ पर आपका वेटिंग टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। वेट आपको करना नहीं पड़ा अगर आपका पेज जो है एपीआई पे और किसी डेटा पे डिपेंडेंट है जो कि आपको रन टाइम पे चाहिए। तो आपने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर पे गया, सर्वर पे जाने के बाद से उसको नेक्स्ट.जेएस को पता चला, वहाँ पे सर्वर को पता चला कि उसको वहाँ पे कुछ डेटा चाहिए। उसने उस डेटा को फैच करके पूरा का पूरा जो है HTML पेज वहाँ पर रेंडर किया। रेंडर करने के बाद से प्री रेंडर पेज जो है आपको यहाँ पर ब्राउज़र में दे दिया। अब ब्राउज़र में दे दिया तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि ये जो है आपका SEO फ्रेंडली होगा। अगेन यहाँ पे अगर एग्जांपल हम लेते हैं किसी ब्लॉग का, अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग बनाने के केस में अगर वो कंटेंट बेस्ड है, क्योंकि ब्लॉग का पूरा जो गेम होता है वो कंटेंट पे होता है, और कंटेंट अगर वहाँ पर आपके पेज पे नहीं होगा, जो कि रिएक्ट से बने हुए एप्लीकेशंस पे कंटेंट जो होता है वो पेज पे रेंडर नहीं करता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर वहाँ पे कंटेंट नहीं है तो कोई भी सर्च इंजन आपके पेज पे अगर आता है, वो क्रॉल करता है, तो आपको वहाँ पर कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, और उसको नहीं मिलेगा तो आपका पेज जो है वो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि आपको रिएक्ट के केस में कि वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट.जेएस जो है वहाँ पर डेटा को उसने वहाँ से फैच किया, और फैच करने के बाद से पूरा का पूरा बंडल क्रिएट किया, और बंडल क्रिएट करके आपके ब्राउज़र को दे दिया विद कंटेंट। तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो पड़ा हुआ है, जो भी आपने टेक्सचुअल कंटेंट्स लिखा है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बिहाफ पे पूरा का पूरा पेज रेंडर हो गया, और ये आपको SEO का यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपका यहाँ पर वेटिंग टाइम जो था, जो सेकेंड वेटिंग टाइम था, पहला रिक्वेस्ट तो आपने भेज दिया सर्वर पे, आपने कंटेंट वहाँ से मंगाने के लिए, लेकिन जो दूसरा रिक्वेस्ट था जो कि एपीआई डिपेंडेंट आपका कंटेंट था, वो दूसरा रिक्वेस्ट जो था उसके लिए आपको वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा। वो पूरा पूरा बंडल मिला, और बंडल मिलने के बाद से आपका पेज जो है यहाँ पर ब्राउज़र में रेंडर हो गया। उसके बाद से अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो पेज जो लोड हो जाता है, वो लोड होने के बाद से पेज जो है वो इंटरैक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, एक फॉर्म है, फॉर्म पे आपका कंटेंट जो है वो पूरा पूरा लोड हो चुका है। अब आप उसमें कुछ वैल्यूज़ डेटा डाल रहे हैं, तो उसमें वैलिडेशंस वगैरह पड़ा हुआ है। अब वैलिडेशंस जो है वो तो इंटरैक्टिविटी का पार्ट है। अब इंटरैक्टिविटी का पार्ट है तो इस केस में हर बार तो है ये वो सर्वर को जाएगा नहीं, वो बाकी चीज़ें जो है वो सब चीज़ें उसकी जो रिक्वायर्ड है, एक्चुअली जो रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट और रिक्वायर्ड जो CSS, जो भी उसके कंटेंट जो रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें जो है वो पेज लेके आपके ब्राउज़र में आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे, जो भी इंटरेक्शंस करेंगे, वैलिडेशंस जो चलेगा, वो सारा का सारा जो है वो आपके पेज पे आ चुका है अब।
ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रेट। एक्चुअली ये एक टर्म है हाइड्रेट, तो बेसिकली ये रिएक्ट के साथ हाइड्रेट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रेट विथ रिएक्ट होता है, ठीक है, वंस लोड, जब ये लोड हो जाता है ना तो उसके बाद से ये रिएक्ट के साथ हाइड्रेट कर जाता है और रिएक्ट के साथ ही अब वर्क करता है। तो आपका जब फर्स्ट टाइम आपका पेज जब लोड हो गया, लोड होने के बाद से Next.js जो है ये चीज़ें जो हैंड ओवर कर देता है, रिएक्ट को हैंड ओवर कर देता है। तो अब यहाँ पर कोई भी आपका इंटरैक्टिविटी हो रहा है, आप अगर कुछ वैल्यू एडिशंस डाल रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, या कुछ आप कंडीशंस शो कर रहे हैं, जैसे कि अगर फ़ोन नंबर के लिए आपने यहाँ पर वैल्यू डाला 10 डिजिट का आपने डाला है और वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो वो वैल्यू यहाँ पर जो पॉपअप हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है कि गिवन नंबर इज़ नॉट वैलिड, या नंबर जो है गलत है, वॉट जो आप वहाँ पे मैसेज शो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस केस में जो है पूरा का पूरा रिएक्ट अपने पास संभाल लेता है। अब यहाँ से रिएक्ट का अपना गेम चलता है। रिएक्ट जो है ये पूरा का पूरा पेज जो है उसको कवर करके रखता है और वो यहाँ पर वो उसको यूज़ करता है। तो इस तरीके से समझिए कि पहले जो है आपका पेज का रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट के बाद से जो आपका पेज लोड हो गया है, इसके बाद से यहाँ पर अभी Next.js का कोई भी रोल नहीं है जब तक कि आप नेक्स्ट पेज पे रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं। तो उस पेज का जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है, जो भी यहाँ पर डॉम में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारा का सारा जो है यहाँ पर रिएक्ट हैंडल कर रहा है। तो एक छोटा सा चंक है जो कि रिएक्ट Next.js जो है वहाँ से आपको ब्राउज़र को आपको मतलब क्लाइंट साइड यहाँ पर दे दिया और उसके बाद से यहाँ पर रिएक्ट जो है वो सारा का सारा गेम यहाँ पे संभाल रहा है। अब बात करते हैं कि ऐप पेज इंटरैक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही उसने सब कुछ दे दिया, आप आराम से यहाँ पर पेज से इंटरेक्ट, जो भी आपका इंटरेक्शन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे पेज से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और ये जो कोड आता है ये उसी चंक के लिए आता है, उसी स्पेसिफिक आपका जो कंपोनेंट आपने बना रखा है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम जब Next.js का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कंपोनेंट्स जो बनाते हैं रिएक्ट का, तो वो क्या करता है कि सिर्फ पर्टिकुलर उस जो रिक्वायर्ड है, जो कंपोनेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट है, उसका पर्टिकुलर जो है चंक जो है यहाँ पर आपके पेज पे दे देता है और ये इंटरेक्शन जो है ये प्रॉपर फिजिबल होता है, प्रॉपर ढंग से चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो रेंडरिंग जो होता है वो वहाँ पर Next.js जो है सर्वर साइड में रेंडरिंग जो है वो कैसे करता है। तो Next.js जो है जब वहाँ पे सर्वर साइड पर रेंडरिंग करता है तो वो दो तरीके से रेंडर करता है। रेंडरिंग जो है वहाँ पर दो तरीके से होती हैं। पहला जो तरीका है वो है आपका स्टैटिक जनरेशन। ठीक है, स्टैटिक जनरेशन नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि स्टैटिक जनरेशन, स्टैटिक है यहाँ पर। जैसे कि आप पेज डायरेक्टरी के अंदर, जो कि रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, पेज डायरेक्टरी के अंदर आप जितने भी पेजेस बनाते हैं उसका जो है वो स्टैटिक पेज जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं उसका स्टैटिक पेज क्रिएट हो जाता है और जब क्लाइंट साइड से उसका रिक्वेस्ट जाता है तो वो पेजेस कैश्ड हो जाते हैं और इजीली सर्व होते हैं। तो हर बार जो है पेज का जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे हर बार नहीं जाता है। आपका सर्वर हुआ, उसके बाद से आपका CDN हुआ, जो आपका कंटेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे आपका जो कैश्ड होता है, आपका कंटेंट कैश्ड होता है, और उसके बाद से आपका क्लाइंट हो गया। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो रही हैं। तो ये स्टैटिक अगर आपका पेज जो है अगर आप जनरेट करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो एक बार में ही वहाँ से डिलीवर करेगा और वो जाके कैश्ड हो जाएगा और इसकी डिलीवरी जो है हर बार अब कैश से होगी, जिससे आपका वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बार इसको सर्वर पे नहीं जाना पड़ा। कैश जो है, CDN जो है वो आपके लोकल में हर जगह मतलब आपके लोकल सर्वर्स यहाँ पे बने होते हैं, वहाँ पे वैल्यू जो है वो कैश पर रहता है और डायरेक्टली डेटा वहीं से सर्व हो जाता है। तो डिस्टेंस कम हुआ, डेटा डिलीवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, तो आपका वेबसाइट जो है वो काफ़ी फास्ट यहाँ पर डिलीवर होता है। सेकेंड होता है जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग होता है। बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग दोनों ही केस में है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट केस में जो है कि आपने जितने भी पेजेस बनाए हैं वो पहले से रेंडर होके पड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा होता है कि आपका रेंडरिंग जो हो रहा है वो रन टाइम पे हो रहा है। जैसे मैंने रिक्वेस्ट दिया तो रिक्वेस्ट के हिसाब से वहाँ पर पेज जो है वो रेंडर हुआ और रेंडर होके वो जनरेट हुआ और देन उसके बाद से वो आपको सर्व हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कोई ब्लॉग बनाया, ठीक है, और ब्लॉग में कोई एक 2020 में मई मंथ में मैंने कोई पोस्ट डाला है, ठीक है,
अब क्या है कि पर्टिकुलर अगर मैं मे का जितना भी पोस्ट मैंने डाला है उसका अगर मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, उसका पूरा का पूरा लिस्ट मुझे चाहिए, तो उस केस में क्या है कि सर्वर को मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो क्या करेगा, वहाँ से लिस्ट जनरेट करके एक पेज जो है मुझे रेंडर करके देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो वहाँ पे जाए, बट एक्चुअली क्या है कि ये जो है रिक्वेस्ट अगर मैंने दिया तो रिक्वेस्ट मेरे साइड से फर्स्ट टाइम अगर गया है तो ये सर्वर को जाएगा और जाकर वहाँ से उस पेज को जनरेट करेगा। इसके बीच का रास्ता भी है, आप दोनों चीज़ को जो है हाइब्रिडली दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलर दोनों को सेपरेटली भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो मेथड्स हैं हमारे जो कि Next.js पेज को रेंडर करने के लिए यूज़ करता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टैटिक जनरेशन और सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है सर्वर साइड में और हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।